हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके बारे में जानेंगे। मैं आपके लिए इस टॉपिक से हर एक पॉइंट को कलेक्ट करके एक सिंगल वीडियो में लाया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स का पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे हिडन इंटेंशन कुछ और रहता है और रियल इंटेंशन कुछ और रहता है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में लोग आइडियोलॉजिकल बेस पे डिवाइड हो जाते हैं बिटवीन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल, और उसी बीच मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण सूरत के सेशन में एक स्प्लिट देखने को मिलेगा जिसे सूरत स्प्लिट भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग क्रोनोलॉजिकली ये सब देखते हैं और एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़ते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल दिसंबर 1903 में उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन होंगे, जो 1889 से 1905 तक के लिए वॉइस रॉयल्टी के लिए आएंगे। ये वन ऑफ द यंगेस्ट वॉइस रॉय होंगे ऑफ इंडिया और ये जस्ट एट द एज ऑफ 39 वॉइस रॉय की गद्दी पे बैठेंगे। बंगाल 20th सेंचुरी के बिगनिंग में नेशनलिज्म का हब बन जाएगा और वहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दिखाई देंगे। और ये बात ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं और वो इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी और नेशनलिज्म के बढ़ते ट्रेंड को डिक्रीज करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक लेके आएंगे जिसे जाना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का अगर रीज़न पे हम आए तो इसका दो रीज़न होगा, एक ऑफिशियल और एक हिडन रीजन पर। ऑफिशियल रीज़न जो दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में आई जाने वाली डिफ़िकल्टी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद से यानी 1765 से बंगाल ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में इतना डिफ़िकल्टी आ गया। उस समय बंगाल का पॉपुलेशन 80 लाख था, लेकिन इसके पीछे जो रियल रीज़न था वो डिवाइड एंड रूल था। ब्रिटिशर्स बंगाल को रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के बेसिस पे डिवाइड करते हैं विथ वन मास्टर स्ट्रोक कॉल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। कॉजेस को देखते हैं तो पहला कॉज था नर्व सेंटर। बंगाल उस समय के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और नेशनलिज्म मूवमेंट का नर्व सेंटर बन जा रहा था और ब्रिटिशर्स इसे ही फ्रैक्चर करना चाहते थे। नेक्स्ट, नेशनलिज्म का ट्रेंड बढ़ रहा था जो कि मैंने आपको बताया बंगाल में मोस्ट इंक्रीजिंग था। इसे कर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स बंगालीज को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज दोनों बेसिस पे डिवाइड करते हैं। थर्ड जो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बढ़ना, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हिस्ट्री में जहाँ की ब्रिटिशर्स की पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाएगी और हिंदू और मुस्लिम में एक परमानेंट शिफ्ट या परमानेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट करने में ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल रहते हैं। और इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा एज अ कॉन्सिक्वेंस। ये भी हम आगे देखेंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। नवंबर 1903 में ब्रिटिशर्स के मोटिव जो कि बंगाल का विभाजन था वो सबको पता चल गया था। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन इसे अनाउंस करते हैं कि हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं और 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है एट मीटिंग हॉल इन कलकत्ता मीटिंग हॉल। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन इफेक्टिव हो जाता है। इस दिन बंगाल के लोग मॉर्निंग करते हैं यानी शोक मनाते हैं। वो उस दिन फास्टिंग करते हैं, गंगा में डुबकियां लगाते हैं, नहाते हैं और एक दूसरों को राखी बांधते हैं एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। कर्जन जैसा कि मैंने बताया वन ऑफ द यंगेस्ट वॉइस रॉय होंगे और उनका पार्टीशन करने के पीछे हिडन मोटिव डिवाइड एंड रूल था। उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था ही वांटेड टू डीथ्रोन कलकत्ता एज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। वो कलकत्ता को नेशनलिज्म के सेंटर से हटाना चाहते थे एंड ही वांटेड टू डिवाइड द बंगाली स्पीकिंग पीपल। वो बंगाली स्पीकिंग पीपल को डिवाइड करना चाहते थे। आगे हम देखेंगे कि बंगाली को उन्होंने कैसे रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो आइए इस डिवीजन ऑफ बंगाल को हम लोग मैप पे समझते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। 1905 में जो बंगाल होगा वो आज के झारखंड, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश, ये सारे को मिला करके बंगाल एक अकेला क्षेत्र था जो कि मैंने यहाँ पे मैप में दिखाया है। तो बंगाल के जो 15 डिस्ट्रिक्ट थे उन्हें आसाम के साथ जोड़ करके ईस्ट बंगाल का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब ये जो आसाम था इसमें बंगाल के 15 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके ये ईस्ट बंगाल का फॉर्मेशन किया गया और रेस्ट बचा उसमें उड़ीसा और बिहार का रीजन। ये शेडेड रीजन ये आपका बाकी रेस्ट ऑफ द बंगाल के साथ मिला दिया गया
और इस शेडेड रीजन को वेस्ट बंगाल कहा गया, वेस्ट बंगाल। तो ये क्लियर है, यही कर्जन का डिवीजन था बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अब इसमें दिमाग उन्होंने ये लगाया, जो उनका मास्टर स्ट्रोक था, कि ईस्ट बंगाल में जो बंगाल का पार्ट गया था उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पे होगी, और जो बंगाली हिंदू थे वहाँ पे ये एज अ माइनॉरिटी फील करेंगे। और सिमिलरली वेस्ट बंगाल में जो बंगाल के लोग आएंगे उसमें हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग होंगे, और यहाँ पे वो लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी हो जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बंगाली विल बी माइनॉरिटी। तो कर्जन का ये मास्टर स्ट्रोक था, जहाँ उन्होंने वेस्ट बंगाल में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बंगालीज को माइनॉरिटी बना दिया, और ईस्ट बंगाल में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बंगाली स्पीकर्स को माइनॉरिटी बना दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल आने के बाद उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स उस समय दो ग्रुप में डिवाइडेड होंगे। पहला ग्रुप होगा मॉडरेट्स, जिसे नरम दल कहते हैं, और दूसरा होगा एक्सट्रीमिस्ट, जिसे गरम दल कहेंगे। मॉडरेट्स चाहेंगे कि जो एजिटेशन हो रहा है या जो विद्रोह हो रहा है वो सिर्फ बंगाल में हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल के लोग थे वो इस एजिटेशन को बंगाल के साथ साथ पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे। और इसी मनभेद के साथ उन दोनों ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो बनारस सेशन में मिलते हैं 1905 में। बनारस सेशन 1905 का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ नरम दल और गरम दल दोनों दो आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। दोनों ग्रुप जो है प्रेसिडेंट अपने दल से चाहते थे, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले जी को सेलेक्ट कर लिया जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल और गरम दल दोनों के डिमांड को देखते हुए स्वदेशी और बॉयकॉट को लागू करते हैं पूरे बंगाल में। तो स्वदेशी मूवमेंट के क्या फीचर्स थे आइए जानते हैं। स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट टाइम इंडिया में फीमेल्स, स्टूडेंट और लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल और अर्बन क्लास ने पार्टिसिपेट किया। स्वदेशी मूवमेंट में देखा गया कि फीमेल्स पहली बार घर से निकली थी और नेशनलिस्ट मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। स्टूडेंट्स को भी देखा गया था कि उन्होंने बॉयकॉट में अपने स्कूल, कॉलेज सबको बॉयकॉट कर दिया था। रूरल और अर्बन क्लास में जो बड़े जमींदार थे, जो कि अब तक ब्रिटिशर्स के लॉयल होंगे, ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लेते हैं। जो फॉर्म्स था मैंने बताया, स्वदेशी और बॉयकॉट था। तो बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स का किया गया, फॉरेन गुड्स का किया गया। महिलाएं जो थी वो यूटेंसिल और बैंगल्स यानी बर्तन और चूड़ियां इनका बॉयकॉट किया। स्टूडेंट ने स्कूल्स और कॉलेजेस का बॉयकॉट किया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन्होंने कोर्ट का बॉयकॉट किया, और जो भी शॉप्स फॉरेन गुड्स सेल करते थे उन्हें लूटा जाता था। पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स। इसी बीच वंदे मातरम थीम सॉन्ग बना इस मूवमेंट का, और आमार सोनार बांग्ला जो कि आज के डेट में नेशनल सॉन्ग है बांग्लादेश का, इसे रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, और लोग इस सॉन्ग को एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी और एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट इसे रोड पर गाते हुए चलते हैं। तो आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, इससे इस मूवमेंट से ही रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट, लोगों ने एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधने का सिलसिला शुरू किया, जो कि यूनिटी को दर्शाएगा बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम और इवन अमंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज। और ये ऐसा करने को रविंद्रनाथ टैगोर जी सबसे निवेदन करते हैं। उस समय फोल्क थिएटर जिसे जात्रास कहते थे, इसे एज अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग द प्रोपेगेंडा यूज किया जाएगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेयर करने के लिए अबाउट द स्वदेशी कॉल। प्रोटेस्ट और बॉयकॉट के अलावा उस समय सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति पे फोकस रहेगी। इसके तहत हम देखेंगे कि उस समय इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इंडिजिनस फैक्ट्री इंडिया में सेटअप होंगी ऑन स्मॉल स्केल, जैसा टेक्सटाइल मिल्स आएंगे, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, साबुन और माचिस की फैक्ट्रीज आएंगी, बैंक्स खुलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी खुलेगी, स्वदेशी शॉप्स खुलेंगे जो स्वदेशी आइटम्स को प्रमोट करेंगे और सेल करेंगे। आत्मशक्ति की ओर बढ़ते हुए अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर है, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट से आते हैं, जो कि रिवाइवलिस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट को प्रमोट करते हैं। ये उस समय पे पॉपुलर होंगे इन फील्ड ऑफ आर्ट। नंदलाल बोस जो कि ओरिएंटल आर्ट कॉलेज का स्थापना करेंगे। ये दोनों इन फील्ड ऑफ आर्ट आत्मशक्ति की ओर बढ़ते हैं। वहीं साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में उस समय जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय RPC रॉय, ये दोनों इंडिया को लीड करेंगे। जगदीश चंद्र बोस इंडियन साइंस कांग्रेस की फॉर्मेशन करते हैं। जेसी बोस और PC राय के रिसर्च उस समय के वर्ल्ड साइंटिस्ट ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा प्रेस हुए थे। ये सारा आउटकम हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू स्वदेशी मूवमेंट। आइए अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने किस किस एरिया में स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड किया। तो
तो लोकमान्य तिलक ने पूना और बॉम्बे में स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड किया और ये गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में इसे स्प्रेड करेंगे। सैयद अहमद रजा दिल्ली के रीजन में इसे स्प्रेड करेंगे और चिदम्बरम पिल्लई इसे मद्रास के रीजन में स्प्रेड करेंगे। वहीं उस समय के फेमस एक टीचर होंगे अश्वनी कुमार दत्ता, ये एक टीचर होंगे बारिसाल के अंदर। ये स्वदेशी बंदब समिति का फॉर्मेशन करेंगे और एक स्टेज पे इनका 159 से ज़्यादा समितिज होंगे। टेंशन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बढ़ता जाएगा, नरम दल और गरम दल के विचारों में फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और फाइनली अगले साल कलकत्ता सेशन 1906 में हम आएंगे। कलकत्ता सेशन 1906 में प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए डिमांड या लड़ाई कह सकते हैं बढ़ जाएगी। एक्सट्रीमिस्ट चाहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट के पोस्ट पे सेलेक्ट हो, वहीं मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के इस डिमांड को कर्व करने के लिए दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर देते हैं। और जब एक्सट्रीमिस्ट देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित किया गया है तो ये अपने डिमांड को साइलेंटली रेज करेंगे। फिर से इस कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दयानंद सरस्वती पहले इंसान होंगे जो स्वराज का कॉन्सेप्ट देंगे और कहेंगे इंडिया फॉर इंडियंस। और यही बुक इंडिया फॉर इंडियंस CR दास लिखेंगे। CR दास की बुक इंडिया फॉर इंडियंस फेमस है। इस समय जो स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट का मोटिव या गोल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट करेगी उसका मीनिंग बहुत वेग होगा और ऑब्जेक्टिव अनक्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिशर्स का हिडन मोटिव यही था डिवाइड एंड रूल। वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ड्रिफ्ट पैदा करना चाहते थे, इसीलिए वो टाइम टू टाइम मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। कर्जन अपने स्पीच में कहते हैं कर्जन कहेंगे कि अगर बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो मुस्लिम मेजॉरिटी इंजॉय करेंगे नई न्यूली फॉर्म प्रोविंस में, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका सेटअप करने की भी प्रॉमिस कर दी थी और इसी वजह से मुस्लिम्स पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन 1905 के बाद जब कर्जन चले जाते हैं और कांग्रेस के बीच में रिफ्ट आ जाता है तो अपने आइडियोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए वो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करते हैं इन 1906। कांग्रेस के डिवाइडेड आइडियोलॉजी और मुस्लिम के नॉन कंसिडरेट होने के कारण मुस्लिम्स अपने आप में एक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करते हैं। इसका नाम जो होगा मियां मोहम्मद शाफी के द्वारा दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। मियां मोहम्मद शाफी मुस्लिम लीग का नाम देते हैं। ये आगा खान जो उस समय के नवाब ऑफ ढाका होंगे, नवाब मोहसिनुल मलिक और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ये 3 लोग मिलकर के मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करेंगे। मुस्लिम लीग का एक संविधान भी लिखा जाएगा जिसे द ग्रीन बुक कहते हैं, ये अली गौहर साहब लिखेंगे। और आगे हम देखेंगे कि कर्जन के बाद जब मिंटो आते हैं, लॉर्ड मिंटो से शिमला में एक डेपुटेशन मीट करने जाती है लेड बाई आगा खान, और इसे शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। शिमला डेपुटेशन मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करेगी, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो तो यही चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड आए, और ऐसा मौका देकर उन्होंने मुस्लिमों के डिमांड को और इनकरेज किया। और लॉर्ड मिंटो इसे अपने रिफॉर्म्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे मिंटो मॉडले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1909 से जाना गया था। ये आगे के वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहीं से डायआर्की की शुरुआत की जाती है। ये हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे। कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच में अब पानी नाक के ऊपर चढ़ जाता है। दोनों के आइडियोलॉजी और मेथड ऑफ वर्किंग में बहुत डिफरेंस आने लगता है। और फाइनली 1907 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल सेशन की बात आती है, तो पिछले बार सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई हुई थी, इस बार प्रेसिडेंट और जगह दोनों के लिए लड़ाई हो जाती है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नागपुर में हो और उसके प्रेसिडेंट या तो तिलक हो या तो लाला लाजपत राय हो, लेकिन मॉडरेट्स अपनी बुद्धि से इसे कर्व करना चाहेंगे और वो कहेंगे कि इस बार जो नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन होगा वो सूरत में होगा। सूरत वो इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि वो तिलक को प्रेसिडेंट बनने से हटा पाए, क्योंकि उस समय एक रूल था कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो होम प्रेसिडेंसी से नहीं होगा। प्रेसिडेंट शुड नॉट बी फ्रॉम होम प्रेसिडेंसी। और तिलक दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे, इसलिए सूरत किसी भी हाल में प्रेसिडेंट के पोस्ट पे नहीं बैठ सकते थे। और फाइनली हम देखते हैं कि कांग्रेस का सेशन सूरत में ही होता है, और वहां पे पहले ही एक्सट्रीमिस्ट या जो गरम दल के लोग थे वो गुस्सा में रहते हैं कि तुम आओ मीटिंग में हम तुमको बताते हैं। और फिर प्रेसिडेंट वहां पे राज बिहारी घोष को सेलेक्ट किया जाता है। और इसी मीटिंग में हम देखेंगे, इस कांग्रेस सेशन में हम देखेंगे
कि दोनों के बीच में बाताबाती इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे पे कुर्सी फेंकने लगते हैं, चप्पल फेंकने लगते हैं, और इस गर्मा गर्मी के माहौल में ही कांग्रेस पार्टी दो ग्रुप डिवाइड हो जाती है। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, और फाइनली आगे चल के वो 1916 में फिर से एकजुट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके कॉज, इसके इफेक्ट, कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती है। इसी बीच में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है जो कि गवर्नमेंट से मिल करके सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को रखते हैं, और आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में उसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।